नमस्कार, हम हैं किशोर कलाकार। तो स्वागत है आपका क्रैश कोर्स के इस 4th एपिसोड में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो मौर्यन आर्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्यन वंश जो है, मौर्यन काल जो है, उसमें जितने भी हमारे मेन जो पर्टिकुलर टॉपिक्स थे और जितने भी हमारे मेजर आर्ट के पीसेस थे, या फिर बोल सकते हो कि जितना भी हमको उसमें कवर करना था आर्ट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, वो हम कवर कर चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हम पहले की जितनी भी हमने वीडियो शूट करी है, या फिर पहले की हम जितनी भी वीडियो हमने बनाई है, उसमें जो भी हमने कवर किया है उसका हम थोड़ा सा रिकैप यहाँ पर ले लेंगे। तो अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और किस तरह से चीजें चल रही हैं। और अब आने वाले पीरियड में, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्ता पीरियड, राइट। गुप्ता पीरियड में जितने भी इम्पोर्टेंट बोले हम कि केव्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उसके अलावा स्कल्पचर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेम्पल्स हैं, वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या कवर किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले आपकी भीमबेटका आ जाती है। उसके बाद हमने इंडस वैली के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जो भी हम बोले कि जो भी आर्टिफैक्ट्स हमको वहां से मिलते हैं, जो भी एविडेंसेस हैं सिविलाइजेशंस के, जितनी भी सारी चीजें हैं वो हमने कवर किया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वैदिक एज आ जाती है, आपका वैदिक पीरियड आ जाता है, आपका वैदिक काल आ जाता है। तीनों का मतलब एक ही है, जस्ट टू क्लेरिफाई। तो हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड आ जाता है आपका। उसके बाद फिर उसमें हमारा हम देखते हैं कि किस तरह से ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है, देन उसके बाद आपका अर्थवेद आता है, राइट। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से जो महाजनपद का फिर कॉन्सेप्ट आता है, फिर किस तरह से आपका 6th सेंचुरी में ये नए रिलीजन फ्लरिश करते हैं, बुद्धिज्म है आपका, जैनिज्म है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से मौर्यन डायनेस्टी आ जाती है। फिर उसके बाद हमने उसमें देखा, हमने पढ़ा कि मौर्यन जो डायनेस्टी है उसके अंदर पिलर्स बनते हैं, स्तूप बनते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं हमको स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। दीदारगंज की यक्षी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर हमको देखने को मिलता है। उसके बाद भी 2-4 चीजें हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से शुंग वंश आता है, फिर शुंग एम्पायर जिसको हम बोलते हैं, शुंग पीरियड आपका आ जाता है 2nd सेंचुरी बीसी में। फिर उसके बाद हम देखते हैं शुंग के साथ किस तरह से सातवाहन जो डायनेस्टी है वो भी रूल करती है, और किस तरह से जो आपका सातवाहन डायनेस्टी है उसमें आपका अमरावती का स्तूप आ जाता है। और वही बात मैं शुंग डायनेस्टी की करूं, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, सेम टाइम है, ठीक है, सेम टाइम है। और एक तरफ आपके शुंग हो गए और देन आपके सातवाहन हो गए। सेम टाइम में जो आपके शुंग हैं, शुंग में किस तरह से आपका भरहुत का स्तूप आ जाता है। उसके बाद हमको उदयगिरी खंडगिरी की जो है केव्स हमको मिलती हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में हमको देखने को मिलती हैं। जो जैन मॉन्क है वो उनको डेडिकेटेड है ना, राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर यहाँ पर आपका सातवाहन आ जाता है। सातवाहन में किस तरह से अमरावती स्तूप आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपना 1st सेंचुरी एडी पर। इससे पहले सारा हम बीसी ऐसे कवर कर रहे थे, और उसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं एडी पर, ठीक है। तो फिर अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये वो टाइम चल रहा होता है 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर इवन 1st सेंचुरी एडी तक। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि कितने सालों से हम देखते हैं कि जितने भी हमारे फॉरेन अटैक्स हमारे ऊपर हुए हैं, जो भी हमारा इंडिया है, इसमें किस तरह से बाहर के लोग आक्रमण करते हैं और किस तरह से यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करते हैं। कुषाण डायनेस्टी भी जो है ये बाहर से ही इन्होंने आक्रमण किया हमारे ऊपर, और फिर किस तरह से यहाँ पे अपनी डायनेस्टी का जो है एस्टैब्लिशमेंट ये करते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुषाण डायनेस्टी आ जाती है आपकी 1st सेंचुरी एडी के अंदर, 1st सेंचुरी एडी के अंदर, ठीक है। बीसी वाला कवर हो चुका है। अब एडी के अंदर आपकी, यहाँ से अब हम करते हुए चलेंगे। तो 1st सेंचुरी आपका एडी में हम देखते हैं कि कुषाण एम्पायर आ जाता है। और कुषाण के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से जो राजा कनिष्क है, जो आपका बुद्धिज्म इससे पहले यहाँ पे इधर चल रहा था, सारे सिंबल्स को हम मानते आए थे, उनकी टीचिंग्स जो है बुद्धा की हम उनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन जो कनिष्क है यहाँ पे किस तरह से मूर्तियां बनवाने लग जाते हैं लॉर्ड गौतम बुद्ध की, राइट। तो अब फिर हम देखते हैं कि यहाँ से हमको जो है
बुद्ध के स्कल्पचर्स देखने को मिल जाते हैं, और बुद्ध के स्कल्पचर्स भी दो शैली में बनाए जाते हैं, दो स्टाइल में बनाए जाते हैं, नंबर 1 मथुरा एंड नंबर 2 गंधार, राइट। तो फिर उस तरह से हम देखते हैं कि कैसे जो है चीजें चलती रहती हैं। फिर उसके बाद अब हम और आगे आ गए हैं, और अब हम आ गए हैं एक बहुत ही अगर हम देखें एक बड़ी डायनेस्टी आफ्टर मौर्य, मौर्य के बाद अगर अब यहाँ पे हमको बड़ी डायनेस्टी देखने को मिलती है, तो ये जो कि अब ये दोबारा इंडियंस जो आ रहे हैं, जो अब दोबारा इंडियन अगर इतने बड़े लेवल पे जो इतने बड़े रीजन के ऊपर जो राज करते हैं, जो अपना एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं, फिर वो होते हैं आपके गुप्त। ठीक है, फिर हम देखते हैं फिर ये गुप्त काल आ रहा है, राइट। तो फिर हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो गुप्त पीरियड है उसमें किस तरह से ये आपके सारे एम्परर आते हैं, राजा आते हैं, किंग आते हैं। 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं जो गुप्त पीरियड है, गुप्त पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज, और हम बोल सकते हैं गोल्डन एरा की स्वर्ण स्वर्ण काल कहा गया है इसको, स्वर्ण 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 काल कहा गया है इस टाइम पीरियड को। अब भाई क्यों कहा गया है, तो हम देखते हैं ये एक ऐसा पीरियड था कि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, और उसके अलावा लिटरेचर में भी हम देखते हैं कि किस तरह से इसी पीरियड में आपके कालिदास आ जाते हैं, आर्यभट्ट आ जाते हैं, वात्स्यायन आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इस जो ये जो पीरियड है, ये जो काल है, इस काल में हम देखते हैं कि किस तरह से आपका म्यूरल्स बनने शुरू हो जाते हैं, आपको पेंटिंग्स मिलती हैं, और उसके अलावा वो भी इतने बहुत ही वास्ट लेवल पे एकदम क्या बताएं हम उसकी क्वालिटी के बारे में। खैर ये अब आगे डिस्कस करेंगे, जो आज भी एग्जिस्ट कर रही है, इतने मतलब इतने साल हो गए हैं, इतने 500 साल से भी बहुत ज्यादा हो गया और आज भी एग्जिस्ट कर रही है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से पेंटिंग्स बन रही हैं, फिर उसके बाद किस तरह से स्कल्पचर्स बन रहे हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि सबसे पहले मंदिरों का निर्माण यहाँ पे शुरू हो गया है। फिर दिस वाज द पीरियड, इसको याद रखना बहुत ध्यान से, क्योंकि जितने भी अब आगे जाके आप बड़े बड़े मंदिर देखोगे ना, जितने भी टेम्पल्स देखोगे, टेम्पल आर्किटेक्चर देखोगे, उनकी जो शुरुआत है वो इसी टाइम पीरियड से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से फ्लरिशमेंट हो रहा है चीजों का, और यही एक ऐसा भी टाइम था कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई इस टाइम पीरियड में। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो है इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, राइट। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोल्ड कॉइन्स बहुत बनाए गए इस पीरियड में, तो बहुत मतलब चारों तरफ से हमको डेवलपमेंट देखने को मिलती है हर पर्सपेक्टिव में। लेकिन हमको जो इस पीरियड में पढ़ना है वो हम अपना आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ेंगे, जो आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है, हम सिर्फ उसी बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, राइट। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये एक ऐसा पीरियड है कि आपके चंद्रगुप्त आते हैं, देन उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, उसके बाद किस तरह से चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं। तो ये 3 मेन आप कह सकते हो कि शासक थे, रूलर थे, ठीक है, एम्परर थे, किंग थे। ये 3 जो है आपके मेन 3 आपके किंग्स हम बोल सकते हैं इस पीरियड के, राइट। तो अब ये एक बहुत ही खूबसूरत पीरियड आ गया है, और इसमें हम देखेंगे कि ये जो काल है, ये जो पीरियड चल रहा है, इसके अंदर पहले मॉडर्न पीरियड में हमने देखा था कि इस तरह से जो बुद्धिज्म है उसका फ्लरिशमेंट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं गुप्ता पीरियड में, यहाँ पर आपका हम बोल सकते हैं कि जो बुद्धिज्म है उसका भी फ्लरिशमेंट होता है, ठीक है। और यही एक ऐसा टाइम है जो आपका हिंदुज्म है, इसका भी बहुत बड़े लेवल पे हमको फ्लरिशमेंट देखने को मिलता है, फैलाव देखने को मिलता है। और अब अगर हम इसके विकास देखने को मिलता है, और अगर हम इसके अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो इस पीरियड में जो मेन एग्जाम्पल्स होंगे, नंबर 1 जो हम कवर करेंगे अजंता। अजंता का हम देखेंगे जितना भी म्यूरल्स है जो इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर जो स्कल्पचर्स बने हैं, जो इम्पोर्टेंट केव्स हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सेकेंड हम यहाँ पर देखेंगे बुद्ध, यहाँ पर ये जो आपका गुप्त पीरियड है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है सारनाथ का, वो हम देखेंगे, सीटेड बुद्धा का स्कल्पचर है। उसके अलावा नंबर 3 हम तीसरे फेज में या फिर थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि जो आपके टेम्पल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, और जो आपका थर्ड पार्ट रहेगा उसमें जो टेम्पल्स हैं उसमें भी हम
3 टेम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। 3 टेम्पल पढ़ेंगे। नंबर 1 सांची 17, नंबर 2 नचना कुठारा, दोनों मध्य प्रदेश में है, राइट। नंबर 3 दशावतार टेम्पल, जिसको देवगढ़ टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दशावतार है ये यूपी में है, राइट। तो अब तो हम ये आपके 3 टेम्पल हो गए, आपका अजंता केव हो गया, और आपका एक सीटेड बुद्धा का स्कल्पचर है, सारनाथ में है, वो हम डिस्कस करेंगे, सारनाथ म्यूजियम में है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो दीज आर मेन एग्जाम्पल्स। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम अजंता को कवर करेंगे, ठीक है, अजंता के बारे में जानेंगे। लेकिन अजंता के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप देना चाहती हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरह से मॉडर्न पीरियड में जितना भी है आपके बुद्ध के स्तूप बन रहे हैं, रॉक एडिक्ट्स बनवा रहे हैं आपके अशोक, ताकि जो धर्म का प्रचार प्रसार है वो सब लोगों तक पहुंचे। जितने भी टीचिंग्स हैं बुद्ध की, क्या है सब टीचिंग्स में, सब मोरल वैल्यूज हैं। वो बता रहे हैं कि किसी के साथ गलत मत करो, गलत करोगे तो देख लो यार ये रिजल्ट निकल कर आएगा, है ना। लोगों को जीने का तरीका बता रहे हैं, एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पीसफुल लाइफ की तरफ फोकस देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने लाइफ में गोल जो है अचीव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं ना। यही सारी टीचिंग्स थी बुद्ध की, राइट। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो अशोक है, ये जो बुद्ध का जो जितने भी सरमन्स हैं, उपदेश हैं, बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, उनको किस तरह से चारों तरफ फैला रहे हैं। रॉक एडिक्ट्स बनवा रहे हैं, है ना, शिलालेख बनवा रहे हैं, उसके बाद स्तूप बनवा रहे हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से और भी वो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1st सेंचुरी एडी में, है ना, 1st सेंचुरी एडी में जो बुद्धिज्म है, इससे पहले सारा आपका हीनयान चल रहा है। हीनयान मतलब प्रतीकों की वर्शिप हो रही है, आपके जितने भी उनकी टीचिंग्स है उनको ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, मेडिटेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना, जितने भी उनके सरमन्स हैं उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि आपका जो 1st सेंचुरी एडी आ जाता है, यानी कि ऐसे अब नीचे आ गए हम लोग। तो जो 1st सेंचुरी एडी आता है, 1st सेंचुरी एडी में देखते हैं कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है आपकी राजा कनिष्क के टाइम पर, और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में जो हमारा बुद्धिज्म है उसकी 2 ब्रांच हो जाती हैं। नंबर 1 हीनयान काल, जिसके अंदर जितने भी बुद्धा के सिंबल्स हैं उनकी वर्शिप होती है, और उसके अलावा महायान काल फ्लरिश होता है, यानी कि अब जो बुद्ध है, बुद्ध को सिर्फ प्रतीकों के रूप में नहीं वर्शिप किया जाएगा, बल्कि उनकी जो ह्यूमन फॉर्म्स है वो भी बनाई जाएगी, उनका स्कल्पचर बनने लग गया। बहुत ही सिंपल, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब ये जो आपका बुद्ध के जो स्कल्पचर्स हैं ये आपको केव्स में देखने को मिलेंगे, अजंता के केव्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बुद्ध के जो स्कल्पचर है ये आपको एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, एक बहुत ही खूबसूरत बुद्ध का स्कल्पचर हमको देखने को मिलता है सारनाथ में, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आपका ये जो गुप्त पीरियड आ गया है, ये जो गुप्त काल आ गया है, इसके अंदर आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड तो मिलेंगी ही चीजें, उसके अलावा हिंदुइज्म से भी मिलेंगी। और ये इस पीरियड में ये जो आपका अजंता चल रहा है ना, अजंता में आपको बुद्ध का जो प्रतीक हैं, उनकी जितनी भी जातक कथाएं हैं, है ना, बुद्ध की जो स्टोरी है आपको वो भी देखने को मिलेंगी, जातक कथाएं भी आपको देखने मिलेंगी। और उसके अलावा जो महायान में जितने भी आपके स्कल्पचर्स बनाए हैं, जो ह्यूमन फॉर्म्स है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब दोनों जो है, दोनों चीजें आपको यहाँ पर दोनों का मिक्सचर हम कह सकते हैं कि जो है चीजों का जो है एमालगमेशन हो गया है, कि दोनों मिल रही हैं, दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो नंबर 1, अब इसको समझने से पहले मैं यहाँ पर एक बात और क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि अभी हम पढ़ रहे हैं गुप्त पीरियड। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको भी एक तो याद हो जाएगा और पता चले कि हाँ हम इस तरह से पढ़ रहे हैं सीक्वेंस, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना रिपीट कर रही हूँ। तो सबसे पहले अब आ जाइए दोबारा से, अब आ जाइए अपने गुप्त पीरियड पे। तो अब हम आ गए गुप्त पीरियड पे, और अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे अजंता। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और मेंशन करना चाह रही हूँ कि गुप्त पीरियड के साथ साथ ना, जो गुप्त डायनेस्टी आपकी चल रही है, जो गुप्त काल चल रहा है, इसके साथ ना वाकाटक भी रूल कर रहे थे, ठीक है। गुप्त के साथ साथ जो गुप्ता पीरियड है, ये जो जितना भी इनका शासन है, ये मैं आपको मैप पे अभी दिखाऊंगी
कि इसके साथ साथ आपके वाकाटक भी रूल कर रहे थे। तो अब आप मैप पे देखिए, तो अब आप मैप पे देख सकते हो कि ये जो गुप्त ये जो अंपायर है इसका जो एक्सपेंशन है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये थोड़ा सा सेंट्रल पार्ट भी है, सेंट्रल इंडिया के पार्ट भी कवर कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट के भी कुछ पार्ट्स ले रहे हैं, ये पंजाब, ये मथुरा, पटना, नॉर्थ ईस्ट तक तक भी पहुंच रहे हैं। तो मतलब मोटा मोटा तो देख रहे हो आप इनका एक्सपेंशन कितना है। और वहीं अब मैं बात करें हम वाकाटक की, तो वाकाटक का ये जो पीरियड है हम देखते हैं ये भी कहीं ना कहीं थोड़े मालवा जो रीजन है वहां से हल्का सा थोड़ा सा टच करते हुए साउथ में, फिर उसके बाद नॉर्थ में, फिर ये गुजरात, ईस्ट में इनके छत्तीसगढ़ जो है ये हल्का हल्का जो है यहाँ तक की जो एरिया है, मोटा मोटा बता रही हूँ मैं आपको, डिटेल में नहीं है इतना। तो किस तरह से यहाँ पे जो है इनका काम चल रहा है, इनका जो है एक्सपेंशन चल रहा है, ठीक है। अब वापस आ जाइए यहाँ पर। तो अब क्या देखते हैं कि हम गुप्त और जो वाकाटका है दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब क्योंकि मैं बात कर रही हूँ अजंता की, क्यों बता रही हूँ मैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपकी ये जो अजंता की जो गुफाएं हैं, ये जो केव्स है, ये आपकी ना शुंग पीरियड से बननी शुरू हो गई थी, यानी कि 2nd सेंचुरी BC, यानी कि शुंग पीरियड में हमने पढ़ा था बरहुत स्तूप, राइट। तो बरहुत स्तूप जब बन रहा था ना, जब बरहुत स्तूप का जितने भी स्कल्पचर बना रहे हैं वेदिका पे और जितने भी इनका तोरण द्वार पे जो स्कल्पचर्स बना रहे हैं, इसके साथ साथ ही आपकी जो अजंता की गुफाएं हैं उनका भी निर्माण होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब और अब ये जो आपका शुंग पीरियड से लेकर जो अजंता की जो गुफाएं हैं शुंग पीरियड से लेकर आपकी गुप्त पीरियड तक आती है, ठीक है। तो आप देख लो कि मतलब यार कितने सालों तक काम हुआ है, मतलब 500 साल से भी ज्यादा यहाँ पर काम देखने को मिलता है। तो इतना खूबसूरत जो है इनकी गुफाएं, आर्किटेक्चर इतना फैसिनेटिंग है, मतलब और काम इतना एकदम क्या बताएं, एकदम मेस्मराइजिंग है। मतलब ये शब्द तो खैर कम ही रहेंगे और शायद ये थोड़े अप्रोप्रिएट भी नहीं है इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए, पर लेकिन आप अभी बिगनर हो और बस मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम चीजों को देखेंगे, क्योंकि अभी आप नए नए हो, जान रहे हो, तो इसलिए मैं थोड़े ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ कि कितनी खूबसूरत हमको यहाँ पर म्यूरल पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है, भित्ति चित्रकला देखने को मिलती है। और जितनी भी ये चित्रकलाएं ये सिर्फ आपको वॉल्स पे देखने को नहीं मिलेंगी, आपको इनके पिलर्स पे देखने को मिलेंगी, उस सीलिंग्स पे, आपको छतों पे देखने को मिलेंगी। इतने खूबसूरत डिजाइन यहाँ पे बनाए गए, ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स हम देख सकते हैं, अलग अलग पैटर्न, और मतलब जितने भी आपकी फ्लोरा है, फोना है, एनिमल्स हैं, आपके ह्यूमन फॉर्म्स हैं, है ना, जितनी भी जो सारी स्टोरीज हैं, बुद्ध की जो लाइफ स्टोरीज हैं, उसको बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जातिका स्टोरीज बहुत ही खूबसूरती से, और जितना भी आपका ये नेचर है, जितने भी हम डेली लाइफ में जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, और मतलब एकदम जो हम ऐसे जोक क्रैक करते हैं ना, मतलब एक हंसी के दृश्य, वो भी ऐसे दिखाएं कि आप ऐसे कुछ कुछ ऐसे चित्र के आप उनको देखोगे, म्यूरल पेंटिंग्स को देखो, आपको हंसी आएगी ऐसे। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो है डिपिक्ट किया गया है, म्यूरल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो अभी वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्कल्पचर्स आपको देखने को पड़ेंगे, मिलेंगे एकदम कोलोसल स्कल्पचर्स, कोलोसल इमेजेस आपको बहुत बड़े बड़े पैटर्न पे, बहुत बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट कौन से ये हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो उसके अलावा अभी हम यहाँ पर थे, शुंग पे थे, तो हम देखते हैं कि जो शुंग पीरियड है, शुंग पीरियड से आपकी केव्स बननी शुरू हो जाती है, राइट। मैन मेड केव्स है, याद रखना। ये जो पहाड़ी है, ये जो बेसाल्ट जो रॉक है उसकी जो पहाड़ी है, ठीक है, उसकी चट्टान को खोद कर और काट कर ये गुफाएं बनाई गई थी, मानव निर्मित है, राइट। तो उसके बाद देखते हैं कि हम शुंग काल से लेकर आपका गुप्त पीरियड तक ये यहाँ पर जो है ये केव्स हैं, ये बनती हैं, और इसमें पेंटिंग्स का जो है, जो पेंटिंग्स है, जो म्यूरल्स हैं, इस टाइम तक बनते रहते हैं, ठीक है। मतलब कितने टाइम तक ये बनती रहती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो अब आते हैं हम अपने अजंता पर। तो अजंता है क्या? तो सिंपल सा है कि अजंता के केव्स हैं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है या फिर स्थित है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर एक बात छोटी सी और है, ध्यान रख लेना कि अजंता के करीब 100 किलोमीटर दूर ही ना एलोरा की केव्स भी बनी हुई है, ठीक है। वो भी बेसाल्ट जो हमारा रॉक है, बेसाल्ट जो पत्थर है उसी से निर्मित है वो भी, ठीक है। खैर वो भी भूल जाओ, बस मैं आपको बता रही थी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दो जो है हमारी
मेन केव्स हैं, हम जो है देखने को मिलता है एग्जाम्पल। तो अभी आप एलोरा का भूल जाओ, एलोरा को एकदम साइड में रख दो। अब आ जाते हैं अजंता के पास। तो अब अजंता में होता क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर हमको करीब 30 गुफाएं देखने को मिलती है, मगर एनसीईआरटी ने 26 मेंशन कर रखा है, मगर है 30 केव्स, ठीक है। और कई कई बुक्स में आपको 29 भी देखने को मिलेगा। बट अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, वो पूछता है कि कितने केव्स हैं, कि 24 है, 25 है, 23 है या फिर 30 है, तो उसमें से 30 आंसर ठीक होगा कि 30 है। अगर 30 नहीं मेंशन करता है तो बोलता है आपको, एग्जामिनर पूछता है कि भाई कितनी है, 29 है, तो 29 ठीक है, ठीक है। एकदम क्लियर कट रहना है यार, कि मतलब ऐसे इसमें यहाँ पर ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ऑप्शंस आएगा उसके साथ हम देख लेंगे, ठीक है। बस मैं आपको बताना चाह रही थी सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, क्योंकि ये सब चीजें पूछेगा आपकी, ठीक है। बाकी सब तो हम थोड़ा डिस्कस कर ही रहे हैं कि देखो यार ऐसे ऐसे चीजें हैं, वो तो आप समझ ही रहे हो। उसके अलावा आपको फैक्ट्स जो हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये भी पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे अब सबसे पहले हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो स्थापत्य कला है उसमें क्या होता है, तो अजंता में मैंने बताया कि 30 केव्स है, ठीक है। तो 30 केव्स में क्या होता है, तो सबसे नंबर वन बात ये है कि भाई केव्स बनाए क्यों। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि अब बुद्धिज्म की बात करें या जैनिज्म की बात करें, जितने भी हमारे मॉन्क्स होते हैं या फिर जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो अपनी जो घर है उसको छोड़ देते हैं, जो गृहस्थ लाइफ है उसका त्याग कर देते हैं, फिर ये बाहर आश्रम में जाकर रहते हैं ना, कुटिया बना लेते हैं। आप मूवीज में, टीवीज में भी ऐसे देखते होंगे कि साधु लोग कैसे रहते हैं, जितने भी सेंट्स वगैरह होते हैं, राइट। तो ये ऐसी लाइफ जीते हैं और जहाँ पे इनको ठिकाना मिल जाता है वहां पर रहते हैं कुछ दिन, और अपना जो ज्ञान है वो सब बांटते हैं, और ऐसे मतलब कि लाइफ लॉन्ग ऐसी यात्रा ही करते रहते हैं, ठीक है, लोगों को अवेयर करने की, ठीक है। तो अब नंबर वन, केव्स क्यों बनाए गए, तो ये जितने भी आपके मॉन्क्स हैं, बुद्धिज्म के जितने भी मॉन्क्स हैं, ये यहाँ पर रहते थे, इसलिए यहाँ पे गुफाओं का यहाँ पे निर्माण मिला है, हमको निर्माण किया गया है। तो अब ये जो आपके आर्किटेक्चर, जो गुफाएं बनी है, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर वन इज चैत्य, नंबर टू इज विहार, ठीक है। तो अब नंबर टू को पहले समझते हैं कि विहार क्या होते हैं। विहार हम बोल सकते हैं कि रेसिडेंशियल जो हॉल्स होते हैं, यानी कि जहां पर ये जो मॉन्क्स है वो रहा करते थे, उनको हम बोलते हैं विहार, ठीक है। अब ऐसी गुफाएं जहां पर ये मॉन्क रहते थे उनको बोलते हैं विहार। ये चैम्बर्स होते थे छोटे छोटे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इमेज में डाल सकूं, ताकि आप अगर एक बार देख लोगे तो याद रह जाएंगी चीजें, ठीक है। तो इनको बोलते हैं विहार। नंबर टू, चैत्य, ठीक है। अब ये चैत्य क्या है, चैत्य हम बोलते हैं कि चैत्य बोलते हैं प्रेयर हॉल्स को, राइट। तो यानी कि जो प्रेयर हॉल्स होते हैं, यानी कि जो उनका प्रार्थना का जो कक्ष होता है, उनको बोलते हैं हम चैत्य। तो अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, कि जिस तरह से हम अपने घर में रहते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा लाइफ से एसोसिएट कर रही हूँ ताकि आप समझ सको बहुत ही सरल भाषा में। और इससे भी ज्यादा सरल करना है तो आप मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि और भी मैं इम्प्रूव कर पाऊँ अपने आप को। क्या देखो, अभी मैं भी सीख ही रही हूँ, अभी कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं मैं, तो जितना मुझे आ रहा है 2-3% जितना भी मुझे नॉलेज है, 2-4% जो भी मेरे को ज्ञान है आर्टिस्ट्री का, बस वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो बता देना जो समझना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो, अब जैसे कि हम लोग रहते हैं, हम घर में रहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो रहने वाला कमरा होता है वो अलग होता है ना, राइट। और जो हमारा जहाँ पे मंदिर होता है, भले ही छोटा सा क्यों ना हो, तो या तो वो हम किसी घर के कोने में लगा देते हैं साइड में, जहाँ पे हम मतलब कि अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं करते हैं, मतलब वो थोड़ा सा अलग रहता है स्पेस, है ना। या फिर कुछ घरों में हमको देखने को मिलता है, मतलब ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, और जैसे आप चीजों में बिलीव करते हो। किसी भी कुछ पर्सनल कमेंट नहीं कर रही हूँ मैं। तो जैसे कि कुछ घरों में ही रहता है कि ठीक है, कमरा अलग है, जहां पर आप रहते हो वो अलग है, और जो पूजा घर होता है वो सेपरेट होता है ना। तो यहाँ पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है कि जहां पर ये जिन गुफाओं में मॉन्क्स जो है हमारे, ये जो बुद्धिस्ट जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को, ये जहां पर रहते थे उनको ये बोलते हैं विहार, ठीक है। और जहां पर ऐसी गुफाएं जहां पर ये पूजा करते थे स्पेशली जाकर, है ना, उनको बोलते हैं हम चैत्य, राइट। अब इन विहार और चैत्य में होता क्या है, तो अब क्योंकि ये वहां पर रहते हैं, तो अभी वहां पर हम देखते हैं कि म्यूरल्स बनाने लग जाते हैं, पेंटिंग्स बनाने लग जाते हैं, ठीक है।
और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे, मतलब मैं आपको बता ही रही हूँ कि किस तरह से हम बढ़ रहे हैं। शुंग काल से काम शुरू हो गया है, फिर आगे भी काम होता रहा है, फिर वाकाटाका जो आपका पीरियड है वहां पे भी काम हो रहा है, वही साथ ही चल रहा है, फिर गुप्ता पीरियड साथ काम चल रहा है ना, सेम उसमें आ गए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये म्यूरल्स बनाते हैं, ठीक है, भित्ति चित्र हम इनको कह सकते हैं, और स्कल्पचर्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट केव्स है, ये है केव नंबर 1। केव नंबर 1 में हम ये देखते हैं कि केव नंबर 1 में हमको जातक कथाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। केव नंबर 1 में हम देखते हैं कि आपको पद्म पानी और वज्र पानी, दो बोधिसत्व हैं, इनका हमको चित्र देखने को मिलता है, या फिर हम बोले कि पेंटिंग देखने को मिलती है। आपको हम स्लाइड में यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो बोधिसत्व है, ये बोधिसत्व क्या होता है, क्योंकि अभी आप बोलोगे कि ठीक है, आपने हमको बताया था कि जातक स्टोरीज हैं, समझ गए, बुद्ध के जो लाइफ सीन्स हैं समझ गए, अब भाई ये बोधिसत्व अलग से कहाँ से आ गया। तो अब यहाँ पे समझिए, बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है, बोधिसत्व हम बोलते हैं कोई भी एक ऐसा पर्सन कि जिसको अभी एनलाइटमेंट की, या फिर हम बोले कि ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं है, तो अभी वो उस मार्ग में है, उस जो बुद्धिज्म है, जो बुद्धिस्ट जो प्रैक्टिसेस है, उसको भी वो फॉलो कर रहा है वो पर्सन, और वो कोई भी हो सकता है, अभी वो फॉलो कर रहा है, लेकिन उसको भी जो है एनलाइटमेंट की प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, वो भी रास्ते में है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको इसको और समझाने के लिए एग्जाम्पल देती हूँ, जो दलाई लामा है, दलाई लामा को भी हम बोधिसत्व ही बोलते हैं, अभी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी वो प्रोसेस में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको दो बोधिसत्व देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज पद्म पानी, नंबर 2 इज वज्र पानी, ठीक है। अब भाई ये पद्म पानी क्या है और वज्र पानी क्या है, तो अब ये जो आपका पद्म पानी है, इन्होंने अपने राइट हैंड में एक जो लोटस है उसको होल्ड कर रखा है, लोटस को पकड़े हुए इनको दिखाया गया है, और लोटस यानी पद्म मतलब लोटस, तो यानी कि जिन्होंने पद्म धारण किया है वो है पद्म पानी, ठीक है। और वहीं पर हम दूसरे की बात करें वज्र पानी, तो उन्होंने अपने राइट हैंड में वज्र को पकड़े हुआ है, जो उनका वेपन है, जो वज्र है उसको पकड़े हुआ है, तो वज्र को पकड़ा हुआ है यानी कि वज्र पानी, राइट। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो पद्म पानी है वो कौन सी केव में है, तो केव नंबर 1। और कभी कभी क्वेश्चन आता है पद्म पानी कहाँ पर है, वो भी केव नंबर 1, वज्र पानी पद्म पानी दोनों केव नंबर 1, राइट। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो पद्म पानी है, इन्होंने जो अपने हाथ में लोटस ले रखा है, उसको पकड़ रखा है, ऐसे होल्ड कर रखा है, ये किस कलर का है, तो ये जो लोटस है ये ब्लू कलर का है, राइट। अब यहाँ पर अब इतना बात कर ले, तो एक बात और मेंशन करना चाहती हूँ कि जितने भी आपके म्यूरल्स बन रहे हैं ना, इसमें कलर्स का भी कई बार पूछ लेते हैं कि अब जैसे कि मैंने आपको बात करी कि जो कलर है, अभी ब्लू कलर का इस्तेमाल जो है, तो हम देखते हैं कि लेपिस लाजुली कलर इसको बोलते थे। ये जो लेपिस लाजुली कलर है, ये हमको अफगानिस्तान से जो है यहाँ पर आता था, तो उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करते थे, ये ऐसा जो है लिखा गया है। फिर हम देखते हैं कि जितने भी कलर्स हैं आपको यहाँ पे रेड मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्शंस में यानी कि स्किन्स को भी दिखाने के लिए यहाँ पे स्किन कलर का इस्तेमाल हमको देखने को मिलेगा। हम बोले कि ब्राउन भूरा हमको कलर देखने को यहाँ पर मिलेगा, येलो कलर देखने को मिलेगा, मतलब वेरिएशंस ऑफ कलर्स आपको दिख जाएंगी। ऑर्नामेंट्स में इतनी डिटेलिंग कर रखी है, ऑर्नामेंट्स में भी अलग अलग कलर इन्होंने जो है यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है, अब हमने कलर्स की बात कर ली, तो अब मैं यहाँ पर है ना टेक्निक को भी आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे टेक्निक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, और हम एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम मिसलेनियस वीडियो, जितने भी एक वीडियो बनाएंगे मिसलेनियस पे, जितने भी आपके सारे ये टेक्निक्स हैं और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। मगर अजंता की बात हम कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अजंता में जो आपकी टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है ना, ये जो जितने भी आपको फ्रेस्को में काम आपको देखने को मिल रहा है, तो ये जो फ्रेस्को है यानी कि टेक्निक है, और फ्रेस्को भी दो तरह के होते हैं। उसमें क्या होता है कि लेकिन जो अजंता में है वो है आपका फ्रेस्को सेको, ठीक है। फ्रेस्को सेको में क्या होता है कि जो आपका प्लास्टर होता है, जब वो ड्राई हो जाता है और उस पर जब काम किया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रेस्को सेको, ठीक है। और इसके अलावा एक टेक्निक और होती है फ्रेस्को की, उसको बोलते हैं फ्रेस्को बुनो। उसमें क्या होता है कि जब आपका प्लास्टर गीला रहता है यानी कि वेट रहता है, और उस पे आप गीले प्लास्टर पे ही काम करना शुरू कर देते हो, तो उसको बोलते हैं फ्रेस्को बुनो, राइट। लेकिन जो यहाँ पर काम हुआ है वो फ्रेस्को सेको टेक्निक में काम हुआ है, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर ये बात और जानना जरूरी है
कि अब मान लो कि हम गुफाएं बना रहे हैं, गुफाओं को ऐसे हम खोद रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं, खोद रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो गुफा का जो सरफेस होगा वो इक्वल तो होगा नहीं, प्लेन तो होगा नहीं, हमको बनाना है ना। और हमको अब वहां पर अगर पेंटिंग बनानी है तो वहां पर हम प्लास्टर लगाएंगे, ठीक है। प्लास्टर जब हम उसको लगाएंगे, जब वो सूख जाएगा, फिर उस पर हम काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अजंता में काम हुआ, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि केव नंबर 1 में ही हमको महाजनक जातक स्टोरी भी देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो अजंता की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर 547 यानी कि 547 जातक कथाओं का डिपिक्शन हमको देखने को मिलता है। राइट, क्लियर है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अप्सरा की पेंटिंग देखने को मिलती है, म्यूरल देखने को मिलता है अप्सरा का। और उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे बुद्ध का भी डिपिक्शन हमको देखने को मिलता है, जिसमें बुद्ध जो है वो भिक्षा मांगते हुए दर्शाए गए हैं। बुद्ध की यहाँ पे इमेज देखिए, एकदम कोलोसल इमेज आपको देखने को मिलेगी, कितनी बड़ी इमेज में दिखाया गया उसको, मतलब जो उनका साइज है वो कितना बड़ा दिखाया गया। और एज कंपेयर टू यशोधरा का जो फिगर है वो देखो कितना छोटा दर्शाया गया। उसके बाद फिर राहुल का जो फिगर है, यानी कि जो उनके सन थे राहुल, वो कितने छोटे दिखाए गए, है ना। तो अब जो बुद्ध है उन्होंने एनलाइटमेंट की प्राप्ति कर ली, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो आप ये कैसे दिखाओगे पेंटिंग में कि हाँ ये जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये दिस पर्सन इज द इनलाइटेड वन, तो आप इसको कैसे दिखाओगे। और ये जो पर्सन है ये बहुत ही साधारण है, ये बहुत ही कॉमन आदमी है, ठीक है। अब इसको कैसे दिखाओगे, तो यहाँ पे इसके लिए एक टर्म है हायरार्की। इसके लिए हम यूज करते हैं कि जो आपके जो क्वालिटीज है उसके अकॉर्डिंग हम आपका जो ह्यूमन फॉर्म है वो हम उसको बड़ा दिखाएंगे और बाकी सबको छोटा दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि ऐसे यार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं बात करूँ इजिप्ट की भी, तो इजिप्ट में क्या होता है, राजा को एकदम बड़े, एकदम उसमें दिखाया जाएगा साइज में, ठीक है। और जो उसके बाकी सारे अटेंडेंट्स होंगे, जो सिपाही होंगे, उसके जितने भी सैनिक होंगे, वो सब छोटे साइज में दिखाए जाएंगे, जिससे आप ये समझ विकसित कर सको, ये आइडिया डेवलप कर सको कि अच्छा आप समझ सको, अंडरस्टैंडिंग हो कि अच्छा ओ ये है राजा और बाकी ये सारे जो हैं सिपाही हैं उसके, ठीक है। तो इस तरह से हमको इनका डिपिक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कई बार आ जाता है कि ये वाला जो है म्यूरल कहाँ पर है, ये चित्र कहाँ पर है, ये चित्र कहाँ पर है, तो इसलिए मैंने आपको मेन आपको मैं बता रही हूँ। उसके अलावा फिर अगर हम स्कल्पचर की बात करें तो हम देखते हैं कि केव नंबर 26 में हमको मार विजय का जो एपिसोड है उसका हमको यहाँ पर डिपिक्शन देखने को मिलता है, रिलीफ स्कल्पचर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि केव नंबर 29 में भी हमको एक रिक्लाइनिंग बुद्धा है, फिर जिसको स्लीपिंग बुद्धा भी बोलते हैं, ये हम देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा स्कल्पचर है, 24 फीट है इसकी जो हाइट है, एकदम लेटे हुए इनको दिखाया गया है, जिसमें ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं कि महानिर्माण, महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं इसको, कि अब बुद्धा की जो है डेथ हो गई है तो इसलिए उनको ऐसे लेटे हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा अजंता केव्स जो है वो खत्म हो जाता है, इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख ली हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक स्कल्पचर है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है हमारा, वो हमको देखने को मिलता है सारनाथ म्यूजियम में। वहां पर हम देखते हैं कि ये जो स्कल्पचर है, कई बार पूछ लेते हैं कि जो गुप्त काल का जो स्कल्पचर है सारनाथ बुद्धा हम इनको बोलते हैं, सीटेड पोजीशन में दिखा रखा है, कि ये कहाँ पर है, तो ये सारनाथ म्यूजियम में है, राइट। कई बार स्टोन पूछ लेते हैं तो हम देखते हैं कि अगेन ये सैंड स्टोन में बना हुआ है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो कई बार मुद्रा पूछ लेते हैं, तो ये पहला ऐसा स्कल्पचर निकल कर आता है जहाँ पे धर्म चक्र परावर्तन जो मुद्रा है बुद्ध की, यानी कि जो बुद्ध की जो मुद्रा है धर्म चक्र परावर्तन, वो यहाँ पर डिपिक्ट की गई है, राइट। तो ये जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है। उसके अलावा हम बात करें फिर हमको देखने को मिलते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर, राइट। तो अब आ गए हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा भी बहुत आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया है। तो सबसे पहले जो हमारा मंदिर आता है, जो हमारा टेम्पल आता है, उसका नाम है सांची 17, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार सांची दोबारा आ गया, क्योंकि सांची का स्तूप आपने देखा था पहले। तो अब मैं यहाँ पर एक बार मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो सांची का स्तूप है ये एक बहुत बड़ा ना कॉम्प्लेक्स है, राइट। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो सांची का जो पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सांची का स्तूप।
और उसके कुछ ही दूरी पर, कुछ ही डिस्टेंस पे आपको मिलेगा सांची 17 का जो ये टेम्पल है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो नाम है वो सांची 17 रखा है, राइट। तो अब होता क्या है, तो अब ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल है, या फिर हम बोले कि पहला संरचनात्मक मंदिर हमको देखने को मिलता है। अब ये जो मंदिर है इसका आप प्लेटफॉर्म देखिए, ये जो एक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, जो इसका प्लेटफॉर्म है लो प्लेटफॉर्म है, और इसकी रूफ आप ध्यान से देखिए फ्लैट रूफ है, राइट। और जो मैं अगर प्लान की बात करूँ, जो टेम्पल है ये स्क्वायर शेप में बनाया गया है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इस मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है, यानी कि, और इस मंदिर के आगे आप देख लें, इमेज ही यहाँ पे मैं शो करूंगी सिर्फ, इमेज में आप देख लें कि इस मंदिर के आगे आपको पिलर्स भी देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो यानी कि जो इसका प्लेटफॉर्म है मंदिर का, ये लो प्लेटफॉर्म है ना, कोई सीढ़ियां वीडियां नहीं बनी हुई इस मंदिर में, आप ऐसी एंट्री ले सकते हो, लो प्लेटफॉर्म है। उसके बाद फिर आपको पिलर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे इमेज के अंदर। उसके बाद फिर आप जाएंगे, बस एक कमरा का जैसे है, कक्ष की तरह है ये मंदिर। अंदर अब कोई इमेज या फिर कोई मूर्ति वूर्ति कोई है नहीं, अब कुछ हमको ऐसे एविडेंसेस कुछ ऐसे मिले नहीं है सच, तो खाली है ये। लेकिन ये एक मंदिर है, और ऊपर देखो इसके कि किस तरह से एक फ्लैट जो है रूफ है, जो छत है एकदम सपाट है इसकी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक और मंदिर हमको देखने को मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है पार्वती टेम्पल, जो कि नचना कुठारा में है, मध्य प्रदेश में है। ये भी आपका 5th सेंचुरी में बना हुआ है। तो अब यहाँ पर ये टेम्पल देखिए, इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इसका प्लेटफॉर्म है, पहले तो लो था सांची 17 में, अब ये जो है प्लेटफॉर्म ये हाई हो चुका है ना। अब यहाँ पर सीढ़ियां बनने लग गई हैं। हम देखते हैं जो प्लेटफॉर्म है रेज्ड हो चुका है, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे जो है ये टेम्पल बनाया गया है, राइट। मगर जो इसकी रूफ रहती है वो अभी भी फ्लैट है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 आपका आ जाता है दशावतार टेम्पल, राइट। दशावतार टेम्पल जो कि देवगढ़ में है, इसको देवगढ़ टेम्पल भी बोला जाता है कई बार, यूपी में है ये। और इसके बाद देखते हैं 5th सेंचुरी में बना हुआ है। और उसके बाद देखते हैं कि अब यहाँ पर देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पर भी हाई है, सीढ़ियां आपको देखने को मिल रही है, राइट। लेकिन अब इस मंदिर का आप शिखर देखिए, ये मतलब थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन हमको एविडेंसेस मिले हैं कि पूरा शिखर इसका बना होगा, कर्विलीनियर शेप का जो इनका जो है शिखर है वो अब यहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है इस टेम्पल में कि ये इसका जो प्लेटफॉर्म है वो तो है ही, वो हाई प्लेटफॉर्म तो है ही, रेज्ड प्लेटफॉर्म है, उठा हुआ है इसका जो प्लेटफॉर्म है, जो इसका बेस है, सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, वो आपकी पार्वती टेम्पल में भी थी, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसकी रूफ है वो उस वहां पे शिखर आ गया। उसके अलावा अच्छा, ये मंदिर विष्णु को डेडिकेटेड है। ठीक है, अभी थोड़ा और बात करेंगे इसके बारे में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो टेम्पल है बीच में सेंटर में, तो ये भी स्क्वायर प्लान है, तीनों का स्क्वायर प्लान ही है। तो अब देखेंगे कि ये जो मंदिर है, ये जो टेम्पल है स्क्वायर प्लान में बना हुआ है, बीच में आप देखोगे कि टेम्पल है। अच्छा, इस मंदिर के चारों तरफ ना छोटी छोटी श्राइन्स बनी हुई है, यानी कि हम बोले कि देवालय बनी हुई है। जैसे कि अब इसको समझने के लिए और एक सरल एग्जाम्पल लेते हैं। आप अगर मंदिर जाते होंगे तो कई कई मंदिरों में आपने देखा होगा कि एक मेन मंदिर तो होता ही है। अगर जैसे कि शिव को डेडिकेटेड होगा तो वहां पे शिवलिंग मिलेगा या फिर शिव की मूर्ति मिलेगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ देखते हैं हम कि छोटे छोटे श्राइन्स भी बने होते हैं, जिसमें गणेश आपको देखने को मिलेंगे, और भी जितने भी आपके देवी देवता हैं, या फिर बोले जितने भी गॉड गॉडेसेस हैं, विष्णु आपको देखने को मिल जाएंगे, दुर्गा की इमेज आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, छोटे छोटे दिवाले जो होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मंदिर है बीच में सेंटर में वो तो है ही, उसके अलावा चारों तरफ छोटे छोटे 4 श्राइन भी है। तो अब इस मंदिर को हम बोलते हैं इसी वजह से पंचायतन। ठीक है, जिसके हम देखते हैं कि 4 श्राइन और बीच में आपका मेन टेम्पल हो गया। ठीक है, यानी कि पंचायतन, यानी कि हम 5 इसके वो देख सकते हैं, पार्ट्स देख सकते हैं, फिर 5 हम इसके अलग अलग भाग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप समझिए, छोटा सा मैंने बताया है, क्लेरिफाई ना हुआ हो तो प्लीज बता देना। बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि और मैं जितना बेहतर और जितना मैं सरल कर सकूं आपके लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो मंदिर है ये मंदिर विष्णु को डेडिकेटेड है। ये एक ऐसा टाइम है, जैसे कि अभी मैंने शुरू से, मैं अगर दोबारा बोलूं, दोबारा से आप सुनिए मेरी बात, कि पहले हमने सांची 17 देखा, वहां पे एज सच हमको जो है ऐसे कुछ मूर्ति वूर्ति मिलती नहीं है। फिर पार्वती में आए हम, नचना पार्वती टेम्पल नचना कोठारा में है, फिर वहां पर हमने देखा
फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो विष्णु को देखते हैं कि यहाँ पर हमको ना विष्णु की फॉर्म्स देखने को मिल जाती हैं। विष्णु जैसे कि नर नारायण फॉर्म में दिखाए जाएंगे, है ना। गजेंद्र मोक्ष की आपको कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमको जो है कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी फॉर्म्स जो है देखने को मिलती है। तो बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि जो टेम्पल है, टेम्पल के जो तीनों हिस्से यहाँ पे पैनल्स में हमको रिलीफ स्कल्पचर्स यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। जैसे कि विष्णु को डेडिकेटेड है, तो विष्णु के जितने स्वरूप हैं उससे रिलेटेड जो भी उनकी कथाएं वगैरह हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 3 इनके एपिसोड हमको देखने को मिलते हैं, राइट। तो अब होता क्या है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब आने वाले टाइम में ना, अब अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में अपने टेम्पल ही सारे टेम्पल आर्किटेक्चर जितने भी हैं वो सारे हम कवर करेंगे, राइट। तो अब उसमें हम देखेंगे कि अब आपके टेम्पल्स तो बनना शुरू हो गए, शिखर बनना शुरू हो गए, आप मंदिर में एंट्री ले रहे हो, है ना, ऐसे चढ़ रहे हो सीढ़ियों से, फिर अंदर जा रहे हो, फिर उसके बाद गर्भगृह देखते हैं। अच्छा, गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह मंदिर का मतलब एकदम हम बोले कि एकदम जो सेंट्रल पार्ट होता है, एकदम बीच का हिस्सा है। फिर हम बोले कि जहां पर जो हमारी मूर्ति होती है वो स्थापित की जाती है, बहुत ही पवित्र जो है स्थान माना जाता है, उसको हम बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है। जैसे कि अगर आप कमरे में एंट्री लेते हो अपने घर के अंदर, तो उसका जो सेंट्रल पार्ट हो गया या फिर जहां पर मूर्ति की जो स्थापना होती है उसको हम बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है, राइट। तो अभी हम तो देखते हैं कि अभी आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो। अभी यहाँ पे सिर्फ दशावतार का सुनना कि सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, इमेजिन करो सीढ़ियों से चढ़ रहे हो, दशावतार मंदिर में एंट्री ले रहे हो, ठीक है। तो एक सिंगल आपको कक्ष देखने को मिलता है, कमरा देखने को मिलता है, वहां पर आपका आ गया गर्भगृह, ठीक है। लेकिन अब आप जब नीचे, अब आगे आने वाले जो पीरियड है हमारे जितने भी हैं, चोल पीरियड है, पल्लव में भी हमको देखने को मिलेंगे आपके काफी सारे नए नए आर्किटेक्चर जुड़ने शुरू हो जाएंगे, नए नए स्टाइल डेवलप होने शुरू हो जाएंगे काफी। तो उसमें हम जितने भी सारे पीरियड आएंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो एक कक्ष का जो टेम्पल है, किस तरह से इसके आगे भी जो है मंडप बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जहां पर आप मंदिर के अंदर एंट्री लेने से पहले, जैसे कि आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाते होंगे तो एंट्री लेने से पहले ऐसे जो डिवोटीज होते हैं, जो भक्तगण होते हैं, वो अपनी लाइंस लगाते हैं, है ना। तो वो वहां पे जहाँ पे वो खड़े भी होते हैं, जैसे कि आपका मेन टेम्पल हो गया, मेन कक्ष हो गया, तो उसके बाहर भी जैसे वो लाइंस में खड़े नहीं रहते हैं अपनी आरती की थाली लेकर, ये सब। तो उनके लिए भी मतलब कि यहाँ पर वो बनाए जाएंगे, स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, मंडप उनको बोला जाता है कि अच्छा आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, ये देखिए हमने आपको रूफ दे दिए, यहाँ पर आप अब बारिश वारिश नहीं आएगी, धूप वूप नहीं आएगी, यहाँ पे आराम से खड़े होइए। और अभी जो है आपके जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में आपको दर्शन होंगे, ठीक है। तो वहां पर वो खड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि मंडप बनने शुरू हो जाते हैं कि आप आइए यहाँ पे खड़े हो जाइए। तो उसको ऐसे मंडप ऐसे बनते बनते उसके बाद नट मंडप भी हमको देखने को मिलेगा, यानी कि जहाँ पे डांस वगैरह होता है, परफॉर्म करते हैं ना, हम डांस परफॉर्म करते हैं टेम्पल्स वगैरह में, तो ये सारे मंडप बनने लग जाएंगे। और साउथ में तो आप देखोगे कि कल्याण मंडप भी बनने लग जाएगा, मतलब एक आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहाँ पे शादियां होती हैं, मंदिरों में होती है ना शादियां, तो काफी सारी चीजें हैं, इतने बड़े बड़े अच्छा टेम्पल्स में। जैसे कि साउथ की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई एक्सप्रेस में वो उसका कल्याणम होता है, शादी होती है, तो कल्याण का मतलब ही शादी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कल्याण मंडप देखने को मिल जाएंगे, नंदी मंडप आपको देखने को मिलेगा, विष्णु का शिव की अगर हम बात करें, शिव के टेम्पल नंदी मंडप, यानी कि इनको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा कि ठीक है यहाँ पर जो नंदी हैं उनकी जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, उसको यहाँ पे स्थापित करेंगे, तो उनको भी एक कक्ष बना दिया जाएगा, उनका भी, है ना, इसे छत दे दी जाएगी, उनको छत प्रदान कर दी जाएगी ताकि धूप बारिश वगैरह ना आए। तो अभी हमको बहुत सारा आगे मंडप्स देखने को मिलेंगे, और जितनी भी सीढ़ियां वगैरह हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके भी हमको इनके नाम देखने को मिलेंगे, शिखर का भी नाम हो जाएगा, हम अलग अलग नाम देंगे। गर्भगृह तो आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर हम किस तरह से ये जो चीजें हैं डेवलप होती जाती है, हर पार्ट का आपको नाम देखने को मिलेगा, शैलियां विकसित हो जाती हैं, आपका नागर शैली हो जाता है, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर टेम्पल आर्किटेक्चर हो जाता है, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हो जाता है, द्रविड़ स्टाइल जो है आपका डेवलप हो जाता है। उसके बाद वेसर देखते हैं, उसके बाद बहुत सारे हैं, हम पढ़ेंगे आगे जाकर, हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से मतलब आपका एकदम और फिर मतलब हम एकदम उसकी पीक तक देखेंगे, कहाँ तक जाते हैं टेम्पल, इतने ऊंचे ऊंचे, मतलब बहुत ज्यादा 60-60 फीट, 100-100 फीट, इस तरह से हमको
देखने को मिलेंगे। इनके शिखर इतने विशाल, एकदम बहुत बहुत बड़े बड़े। ठीक है, तो अब ये सारे आपका जानना जरूरी है, सीक्वेंस जानना जरूरी है। यहाँ पर हमने 3 जो आपके टेम्पल्स है उनको डिस्कस किया है, और आने वाली वीडियोस में ना अब हम टेम्पल की जो शैली है, मंदिरों की जो शैली है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल बन रहे हैं उनको हम नागर शैली बोलेंगे। आने वाली वीडियोस में देखेंगे हम एग्जाम्पल्स। और जो साउथ इंडिया में टेम्पल्स बन रहे हैं उनकी द्रविडियन जो है टेम्पल्स बन रहे हैं, तो किस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और हर चीज का देखो मतलब है यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, मगर हाँ जितना मुझे लगता है कि आपके लिए जानना जरूरी है, और जितना मैं सरल कर सकूं ताकि एग्जाम की पर्सपेक्टिव से आप आंसर दे पाओ। और जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में अब दोबारा से एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या समझने की कोशिश करी है। तो नंबर 1 हमने देखा है कि गुप्त का जो गुप्त पीरियड है उसमें हमने नंबर 1 अजंता पढ़ा है। अजंता के म्यूरल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो हमने 2-4 जान लिए हैं। उसके अलावा वहाँ पे स्कल्पचर्स हैं, केव्स हैं, वो हमने देख लिया है। उसके अलावा हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो उसके बाद हमने देखा, हमने सारनाथ के बुद्धा का जो है स्कल्पचर है वो हमने थोड़ा सा जान लिया, उनकी मुद्रा के बारे में जान लिया, इमेज थोड़ी सी देख ली। ठीक है, उसके बाद फिर जितने आपके टेम्पल्स हो गए 3 वो हमने जान लिए। ठीक है, तो अब इतना ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपके लिए मुझे इस तरह से लगता है कि हमको ऐसे लगता है कि इतना जानना जरूरी है, जो बेसिक है आपके कम से कम ये क्लियर होने चाहिए, राइट। तो इसके अलावा अब जो आने वाली हमारी वीडियोस होंगी उसमें अब हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर के बाद फिर हम पढ़ेंगे आपके स्कल्पचर्स, इंपॉर्टेंट चोल पीरियड में आपके आ जाते हैं। चोल जो काल है इसमें आपके इंपॉर्टेंट स्कल्पचर आ जाते हैं, 2-4 एग्जाम्पल है वो हम देख लेंगे। ठीक है, इनकी लोकेशन जान लेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो नागर स्टाइल की जो टेम्पल है, नागर शैली की जो टेम्पल है, उनका एग्जाम्पल देख लेंगे कि कौन कौन से कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टेम्पल के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, डायनेस्टी के हिसाब से जो है फिर वो हम साउथ में देख लेंगे कि डायनेस्टी के हिसाब से, अच्छा ये डायनेस्टी आ रही है, इसमें कौन सा टेम्पल है, इसमें कौन सा टेम्पल है। मगर अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टेम्पल के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, नागर शैली की टेम्पल इस वाले स्टेट में कौन सा है, इस वाले स्टेट में कौन सा है, इस वाले स्टेट में कौन सा है, किसने बनवाया है, और इम्पोर्टेंट चीजें हम उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, फिर साउथ का पढ़ेंगे, द्रविडियन शैली के हम मंदिर पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो इम्पोर्टेंट कौन सा है, कौन सी डायनेस्टी में कौन सा बनाया गया है, लोकेशन क्या है, और जितना भी है आपका मीडियम बता देंगे कि कहाँ पर लोकेटेड है, और जो मीडियम है कौन सा स्कल्पचर है वो हम देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये टेम्पल आर्किटेक्चर का जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा इंडो इस्लामिक। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है ताकि अभी जब आपकी जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे ना, ताकि इतना मैं आपको बता देती हूँ लास्ट में, ताकि आप भी थोड़ा सा पढ़कर आओ, थोड़ा प्रिपेयर रहो, सो दैट आपको और समझ आ जाएगा। और जितने भी मैं बताती हूँ ना, प्लीज आप यार नोट्स जो है बनाते रहा करो, जो है अपना नोटबुक लेकर उसमें नोट डाउन करते रहा करो, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी चीजें मैं बताती हूँ, सो दैट आप एक बार सुन तो रहे हो। ठीक है, उसके अलावा इमेजेस भी देख रहे हो, समझ तो आ रहा होगा, लिख लोगे ना तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी तैयारी भी उम्मीद है अच्छे से कर रहे होंगे, तो अपना भी आप पढ़ते रहो। ठीक है, और थोड़ा सा जैसे आप अपना पढ़ लेते हो, थोड़ा सा ब्रेक मैं बल्कि आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हो तो ऐसे ही जो है, ठीक है यार अब मैं थोड़ा सा ब्रेक है, चलो थोड़ा वीडियो भी देख लेता हूँ, तो एकदम फन वे में लर्निंग करो। और हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ना चीजों को आपको थोड़ा हल्का करके पढ़ाया जाए, कि मतलब ऐसे आपको स्ट्रेस ना हो, बर्डन फील ना हो, क्योंकि ये जितनी भी चीजें है ना, ये बिल्कुल एकदम बर्डन वाली तो है ही नहीं। और बाकी हाँ, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो, अगर ऐसा भी है तो भी बताओ, हम उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे, और भी सरल भाषा में और भी इंटरेस्टिंग वे में हम आपको प्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको ना मजा आए। सबसे पहले कि हाँ, आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो, कि हाँ एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो कि अच्छा यार ये भी हुआ था, अच्छा ये भी हुआ था, अच्छा। तो ये जो एटीट्यूड है, जो लर्निंग का जो एटीट्यूड है ना, इससे आप ज्यादा सीख पाओगे। और हाँ, मैं अब वीडियो तो सच में बहुत ज्यादा लंबी हो ही चुकी है, लेकिन अब मैं लास्ट बात और कहना चाहती हूँ कि जब भी अभी आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, तो उसके बाद आर्ट हिस्ट्री आपको पढ़नी ही होगी। आपका कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, अप्लाइड आर्ट हो, वीसी हो, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर में भी
पढ़ना होता है, एस्थेटिक्स वगैरह उन लोगों को भी पढ़ाते हैं सब कुछ। हाँ, आर्ट हिस्ट्री वाले तो बच्चे जो है वो पढ़ते ही हैं खैर। तो ये आपको पढ़ना ही होगा, आपको एग्जाम उसका भी देना होता है, पास करना होता है पेपर। तो जब आर्ट हिस्ट्री को पढ़ो ना, आगे जाके अपनी टीचर से भी आपको बहुत अच्छे टीचर भी मिलेंगे कॉलेज में जाकर, उनसे पढ़ना। मगर यहाँ पर है ना, WH फैमिली से ना अपनी दोस्ती कर लेना। WH फैमिली मतलब कि कैसे हुआ, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सारे क्वेश्चंस ना हमेशा अपने साथ लेके चलना। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग। यही एक रूट है। आर्ट हिस्ट्री को समझना है ना, तो इसी चीज को पकड़ लेना एक बार कि अच्छा यार ये ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना, ये हो कैसे गया, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या आइडियोलॉजी है, क्या फिलोसफी है। हर चीज में रीजन है। और हर ये जितना भी इंडियन आर्ट अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो इंडियन आर्ट सारी की सारी, मतलब कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लो, सारी सिंबॉलिक आर्ट है, सब सिंबल से भरी पड़ी है। हर चीज के पीछे मीनिंग होगा, हर चीज के पीछे स्टोरी होगी, ठीक है। और जितना भी अभी मैं बता रही हूँ ना, मतलब ये बहुत ही एकदम नीचे वाले बेसिक्स है। कॉलेज में जाओगे ना, थोड़ा एक स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई होगी और समझ आएगा कि अच्छा यार ये ऐसे था। अभी तो सिर्फ टाइमलाइन देख रहे हो आप कि अच्छा ये हुआ, ओके, दैट्स ऑल। वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ क्या बोलूं मैं, एक एग्जांपल, सांची का स्तूप हो गया या फिर कोई भी एक टेम्पल हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर, कुछ भी, जो लोग हैं ना, जितने भी आर्ट हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, मतलब 4-4 साल, 5-5 साल, पूरी जिंदगी लगा देते हैं एक चीज को, एक कॉन्सेप्ट समझने को। मेरी खुद की मैम है, अमरावती पे पूरा उनका PhD हो रखा है। अब तो आप समझ लो कि 4-5 साल जो है उन्होंने डिवोट किए होंगे अपने पूरे, सिर्फ अमरावती स्तूप पे, ठीक है। तो यार इतना वास्ट एरिया है ये, और इतना वास्ट है सब कुछ, हर चीज इतना, मतलब इतना डीपली पढ़ने की है कि मतलब बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बोलूं अब, शायद मैं समझा ना पाऊं आपको सही से, लेकिन बहुत ही बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हजारों साल की हिस्ट्री है यार, हजारों साल की आर्ट हिस्ट्री, इतना कल्चर, इतना टाइम से भरा पड़ा है। और मतलब हमारी लाइफ कम है इन सब चीजों को समझने के लिए, पूरी बीत जाएगी जब भी शायद सारी चीजें नहीं जान पाएंगे। लेकिन तो खैर ये तो अलग बात हो गई। तो अब जैसे कि आप पढ़ोगे ना कोई भी पीरियड, सिर्फ मौर्यन नहीं पढ़ोगे ना, तो अब आप एडमिशन लोगे ना, पूरे सेमेस्टर आपको सिर्फ मौर्यन ही पढ़ाएंगे, 6 महीने तक मौर्यन आर्ट ही पढ़ो, तो आप समझ लो। तो उसको तो इस तरह से लेकिन समझने की कोशिश कैसे करोगे, तो WH फैमिली अपने साथ लेकर चलना, दोस्ती कर लेना। मैंने तो कर ली है अभी और गहरी हो रही है टाइम के साथ। अभी तो बस मैं एक बहुत ही छोटी सी लर्नर हूँ यार, अभी मैं कहीं पे भी कहीं 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 स्टैंड ही नहीं करती, मैं कुछ नहीं मानती अपने आप को, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि यार जहां पर आप जा रहे हो, अभी एडमिशन होगा आपका, तो वहां से अभी मैं निकल कर आई हूँ, तो थोड़ा जो बहुत भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे जाके हेल्प, इससे मदद ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अपनी वीडियो का जो है, बहुत बातें हो गई, अब मैं और बकवास नहीं करूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर खत्म करते हैं अपनी वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। बहुत बड़े बड़े टेम्पल हम पढ़ेंगे, अलग अलग रीजन में कौन से बने हैं। राजस्थान के टेम्पल देखेंगे, मध्य प्रदेश के टेम्पल देखेंगे, उसके अलावा फिर गुजरात के टेम्पल देखेंगे, उसके अलावा फिर साउथ पे एकदम जंप मारेंगे, वहां के बड़े बड़े टेम्पल देखेंगे। यार किस तरह से कॉन्सेप्ट है, मतलब इतने खूबसूरत जो है काम निकल कर आ रहे हैं, इतने खूबसूरत टेम्पल। यार आज के इंजीनियर्स भी फेल है, और अभी भी रिसर्च चल ही रही है। मतलब सिर्फ आर्ट हिस्टोरिकल जो आपका, सिर्फ आर्ट का जो पर्सपेक्टिव है, जो आर्ट एंड कल्चर का पर्सपेक्टिव है, उससे उसके अलावा जो भी ये साइंटिस्ट जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं, इंजीनियर रिसर्च कर रहे हैं, मैथमेटिशियंस रिसर्च कर रहे हैं, ताबड़ तोड़ रिसर्च हो रही है। मतलब डिस्कवरी चैनल पे आप देखते हो, और मतलब कितने सारे चैनल है, हिस्ट्री चैनल भी है, इतनी सारी चीजें आप देखते हो कि किस तरह से खूबसूरती से कॉन्सेप्ट को निकाल के लेकर आते हैं, और किस तरह से मतलब उनको एलियन से भी एसोसिएट कर देते हैं। तो सोचो कि कितनी तगड़ी रिसर्च चल रही है। तो इतने बड़े बड़े हम जो है टेम्पल्स और ये सारी चीजें हम देखेंगे। खैर हम तो सिर्फ फैक्ट्स ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं बस थोड़ा सा चाहती हूँ कि आपका इंटरेस्ट आए, कि इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो कि यार हाँ, मतलब इतना बड़ा काम कर कर गए हैं लोग जो पीछे के थे, मतलब कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे, कि कितना हर चीज की इतनी पकड़ थी उनको, कितनी नॉलेज थी। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम वहां पे जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं, फोटो क्लिक करके डाल देते हैं इंस्टा पे कि भाई यहाँ पे ट्रैवल किया, या फिर ठीक है जो है टैग कर देते हैं लोगों को, बस 2-4 लाइनें लिख देते हैं, बस यही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वही है, तो अपना जो नजरिया है ना चीजों को, वो थोड़ा बदलो, उसको सोचने का तरीका बदलो। तो बहुत सारी चीजें हैं यार डिस्कवर करने के लिए, जानने के लिए, और इतनी अट्रैक्टिव चीजें हैं ना कि मतलब
प्यार हो जाएगा आर्ट हिस्ट्री से, सच बता रही हूँ। इस तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो बस अब मैंने बहुत बोल दिया, सच में मुझे बहुत फील हो रहा है लगता है कि शायद अब मतलब कि लगता है कि थोड़ा सा रिलेशन जो है बिल्डअप हो गया। अब थोड़ी सी मतलब मेरे को भी हल्की सी आदत हो गई है, क्योंकि लगता है कि मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ। तो अभी तो कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम आई हूँ यार, तो पहले तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा था। तो ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा खुल रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं फिर अपनी जो जर्नी है, जो भी है 5-10 दिनों की जो भी जर्नी है, तो साथ में चलते हैं, ठीक है। मिलकर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और अपनी भी पढ़ाई करते रहो और ये भी वीडियो देख लो। चलो फिर बस अब करते हैं वीडियो का एंड, सब पैकअप। तो किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।